आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लिखा गया 10th क्लास केमिस्ट्री। चलो 10th क्लास से केमिस्ट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग? पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेक्चर 2। क्या लिखा गया यहाँ पर? लेक्चर 2। इससे पहले ना हम लोग 2 क्लास किए थे लोग। एक क्लास क्या था? बेसिक था, याद है? और बेसिक जो पढ़े उसका जरूरत पूरे क्या है? पूरे केमिस्ट्री में है। समझ में रहे ना? बेसिक से इसे टेस्ट भी दे चुके हैं लोग, टेस्ट दे दिए हैं लोग। ओके डन। इसके बाद जब हम ये पाठ की बात करें तो पाठ में लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था? रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे लोग, रासायनिक अभिक्रिया विशेषताओं को पढ़े थे लोग, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखे थे लोग, और रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार। कितने प्रकार बात किए थे लोग? तो 4 प्रकार का नाम सुने थे लोग। पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, उसका अगला क्या था? द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद है? तो जिसमें हम लोग ये 2 पढ़ लिए हैं, ये 2 क्या करना है? पढ़ना है। यानी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे लोग। चलिए, तो आज का फर्स्ट हेडिंग, कल कितना नंबर पढ़े थे? 1 नंबर 2 नंबर, आज 3 नंबर पढ़ेंगे। कितना नंबर पढ़ेंगे लोग? 3 नंबर। टॉपिक का नाम क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान देंगे, विस्थापन अभिक्रिया की जब बात करेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम में या एकल विस्थापन है, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम। इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल मतलब एक, यानी इसमें एक ही पदार्थ विस्थापित होता है। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें कितना पदार्थ? 2 पदार्थ इधर उधर होते हैं। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं लोग? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तीसरा भी नाम है, क्या नाम है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इंग्लिश टर्म तो उस दिन लिखे थे लो ना। चलिए, तो ये आपका हो गया हेडिंग। अब ध्यान देंगे। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? बाहर कर देता है, यानी विस्थापित करता है। क्या करता है? विस्थापित करता है। कौन अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। यानी वो रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या होता है? कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से बाहर करता है। तो इसके बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित करते नहीं, बाहर करता है। ठीक है, विस्थापित कर देता है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। डिफिनेशन आसानी की भरी है, एक बार पढ़िए ध्यान से। कहलाती है, तो इसमें बोला गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो ध्यान से एक बात समझ में आएगा। सर कोई तत्व किसी तत्व का, क्या कोई भी तत्व किसी को बाहर कर सकता है? क्या कोई भी तत्व किसी भी तत्व को उसके कंपाउंड से बाहर कर सकता है क्या? नहीं, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो जान लीजिए, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को बाहर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई तत्व ए है, बी को तभी बाहर कर सकता है जब ए क्या हो? ज्यादा क्रियाशील हो। क्या हो? तब क्रियाशील बोले या अभिक्रियाशील बोले या सक्रिय बोले, तीनों का मतलब क्या हुआ? सेम। 3 वर्ड हमने बोला, ध्यान से सुनिए। एक शब्द क्या बोले? क्रियाशील। दूसरा क्या बोले? अभिक्रियाशील। बस इसमें क्या कर देंगे? अभी लगा देंगे, अभिक्रियाशील। और तीसरा शब्द क्या बोले? सक्रिय। तीनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ। तो यदि कोई तत्व अन्य तत्वों से अधिक क्रियाशील होगा तभी बाहर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा मानिए बोले ए जो है बी से कम क्रियाशील है, तो क्या ए बी को बाहर कर सकता है? अधिक पावरफुल यानी अधिक क्रियाशील है तभी बाहर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे लोग? तो अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं या बाहर करते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, विस्थापित कर देते हैं, ध्यान देंगे लोग। ठीक है, अब ये रहा डिफिनेशन, यहाँ पे हो गया पॉइंट। अच्छा मान लेते हैं कि इस पॉइंट को इसमें इंक्लूड कर सकते थे, सोचिए तो क्या एक ऐसा डिफिनेशन बना सकते हैं जिसमें पॉइंट भी शामिल हो, तो बना सकते हैं। कैसे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व किसी अन्य कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये डिफिनेशन ऐसे लिखते हैं तो क्या पॉइंट लिखने की जरूरत थी, नहीं थी, कोई दिक्कत किसी को इसमें, समझ रहा है ना। लेकिन आप ऐसे ही लिखेंगे, समझ में नहीं है, आगे डिफिनेशन लिखेंगे और तब ये पॉइंट लिखेंगे, कोई दिक्कत क्या। देखिए बात वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंटेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। अब इससे क्या होता है, कॉपी जाते हैं थोड़ा लगेगा हाँ भाई कुछ बात लिखा है, फिर यहाँ पॉइंट भी लिखा है, अभी एग्जाम्पल भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व क्या करते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। तो पता होना चाहिए कौन तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन तत्व कम क्रियाशील है। इसमें हम दो तत्वों के नाम लिखते हैं, मान हम बात करते हैं कॉपर और एक बात करते हैं सिल्वर। दोनों में अधिक क्रियाशील कौन है, नहीं बता पा रहे हैं लोग, क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पढ़े हैं लोग, समझ रहा है ना। तो अब देखिए, तो कौन धातु अधिक क्रियाशील है, कौन धातु कम क्रियाशील है, इस बात को जानना है ना। तो इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी बना है, क्या बना है, तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो ध्यान सुनिए लो। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त, जो श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और जो हमने शब्द की यूज किया कौन सा, सक्रियता श्रेणी, ये आपको पढ़ना है तीसरे पाठ में। कौन पाठ पढ़ना है, तीसरा पाठ में, धातु धातु वाला पाठ में पढ़ना है, बट जरूरत अभी पड़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा। तो थोड़ा इसको अभी समझते हैं ध्यान से। देखिए ये देख पा रहे हैं बोर्ड पर क्या लिखा गया, देखिए तो यहाँ लिखा गया है सक्रियता श्रेणी, क्या लिखा गया है। अब देखिए 3.2 का मतलब क्या हुआ, सारणी 3.2, 3 माने तीसरा पाठ, और तीसरा पाठ में कन्फर्म इससे पहले भी कोई सारणी होगा। तो तीसरा पाठ की कौन सा सारणी है, दूसरा की पहला। जब आप एनसीईआरटी किताब उठाएंगे तो आपको मिलेगा तीसरा पाठ में दूसरा सारणी मिलेगा, यानी तीसरा पाठ में पढ़ना है। सक्रियता श्रेणी के डिफिनेशन अभी कुछ देर पहले बोले थे, समझ में आया। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, तब निश्चित क्रम में कैसे सजाते हैं, तो इसमें कैसे सजाया, देखिए तो इसमें क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया। इससे सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटा के बढ़ा है, घटा है। देखिए ऊपर है अधिक क्रियाशील, घटती अभिक्रियाशीलता, यानी पोटेशियम और सोडियम में अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम। हम आपसे अभी कुछ देर पहले पूछे थे कॉपर और पूछे थे चांदी, इन दोनों में अधिक क्रियाशील कौन है, कॉपर। यानी कॉपर अधिक क्रियाशील है ना, तो कॉपर क्या चांदी को बाहर कर सकता है, आंसर कर देखिए, क्या चांदी कॉपर कर सकता है, नहीं। बताइएगा कॉपर जो है आयरन को बाहर कर सकता है, नहीं, लेकिन आयरन कॉपर को बाहर कर सकता है, समझ रहा है ना। तो यदि आपको इस सक्रियता श्रेणी याद रहता है तब आसानी से सोच लेंगे कौन तत्व किस तत्व को बाहर करेगा। क्या किसी को याद है, चलिए इसका एक ट्रिक है, क्या है बाबू, ट्रिक है, ध्यान दीजिए, एकदम आसान ट्रिक है। देखिए कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों हारी एजी एयू। समझ आया, एकदम आसान ट्रिक, बस एक सेंटेंस याद करना है। सेंटेंस क्या है बाबू, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी। याद कर लेंगे लोग, कितने लोग याद हो गया यहाँ तक, चलिए। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, याद हुआ, कैटरीना ने ऑल्टो जेन फरारी, याद हो गया। देखिए फिर भी है क्यों हारी एजी एयू, कोई दिक्कत। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, अरे सर भाई इसको घेरा क्यों है, घेर दिया है ना, तो ध्यान देंगे लोग, ये किसकी क्रियाशीलता श्रेणी है, धातु की, बट हाइड्रोजन क्या है, अधातु क्या है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। और ये हाइड्रोजन के रेफरेंस बता रहा है, ये सब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और सब हाइड्रोजन से क्या है, कम क्रियाशील है। मैं हम आपसे बोले अम्ल में हाइड्रोजन होता है, मान लेते हैं, क्या सोना हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है, तो सर सोना नीचे देखो गोल्ड। क्या चांदी हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है, नहीं। क्या Hg हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है, क्या कॉपर बाहर कर सकता है, क्या आयरन बाहर कर सकता है, यस। क्या जिंक बाहर कर सकता है, यस। समझ रहा है ना। तो ये है सक्रियता श्रेणी। इस बात इसको डिटेल्स में कब पढ़ेंगे लोग, तीसरा पाठ में पढ़े। तो सर ये धातु का, धातु का नहीं होता है, और धातु का भी होता है, लेकिन हमें अभी धातु का नहीं पढ़ना है। सुनाई दे सभी लोग को, चलिए थोड़ा ध्यान देंगे लोग। तो अभी हमने क्या जाना, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसकी यौगिक से बाहर कर देता है, कोई दिक्कत। तो कौन तत्व किसको बाहर करता है, तो अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्वों को बाहर करता है। तो ये बात सुनकर आपके दिमाग में आएगा कि सर कौन अधिक क्रियाशील, कौन कम क्रियाशील, क्या पता करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, धातु की क्रियाशीलता का क्रम। ज्यादातर धातु ही आएगा, बट धातु भी होता है उसको भी हम बताएंगे। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट में क्या लिख रहे हैं, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट में हेडिंग। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन था, पोटेशियम। देखिए तो ट्रिक क्या था, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फरारी ये भी था ना, फरारी, फिर भी है, ऐसे क्वेश्चन में था, क्यों, क्यों यानी कॉपर, फिर भी है क्यों, हारी, एजी एयू, एजी एयू, एजी माने चांदी और एयू माने सोना, गोल्ड। देख पा रहे हैं सभी लोग, किसी कोई दिक्कत इसमें, एक बार देखिए ध्यान से। तो ये रहा धातु की सक्रिय क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम में, देखो घट रहा है ना धीरे धीरे। अब बताइए क्या मैग्नीशियम पोटेशियम को बाहर कर सकता है, नहीं। क्या पोटेशियम मैग्नीशियम को बाहर, तो जितना पहले वाला है ना बाद वालों को बाहर कर सकता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील है। समझाए सभी लोग को। तो इसका ट्रिक लिख दें, कितने लोग याद हो गया, सुन के याद हो गया। तो ट्रिक क्या था, वो ट्रिक क्या है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी बोलना लोग, एफ ही दिमाग में, एफ ही फेरारी, फिर भी, तो फिर भी चाहे बी लिखे, बी क्या दिमाग में, बी कर ला बी, फिर भी है क्यों, हारी, एजी एयू, खत्म। आसान है भारी। अरे यदि इसको आप याद रखते तो याद करने की जरूरत पड़ेगी। एक और बात, अभी याद करेंगे तो अभी तो काम निकल जाएगा, तीसरा पार्ट में भी जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और अभी आपके सामने जो फोटो लाए थे कौन पार्ट का था, तीसरा पार्ट का था, सुन रहा है ना। तो सुन ले भाई, कोई भी चीज यदि हम पढ़ेंगे जरूरत पड़ेगा, चाहे वो 8वां क्लास का हो या 9th क्लास का हो या आगे का हो, सब सीखते चलेंगे, छोड़ेंगे लोग, इन्हीं की बात में सीखेंगे। समझ में आया सभी लोगों को। हाँ, कुछ चीजें ऐसे है ना, जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे लोग वियोजन अभिक्रिया, क्या पढ़े थे लोग, उसे मात्र 3 एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल देखे थे लोग। यदि परीक्षा में आता है वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण थे एनफ था कि नहीं था, लेकिन मान लीजिए परीक्षा में उसमें वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितना एग्जाम्पल कल था, मात्र 1 था। तो सर उसमें 1 ही लिखेंगे, अभी बहुत सारा मिलेगा, इसी पाठ में मिल जाएगा, या इस पाठ में नहीं मिला तो आगे कभी ना कभी आपको मिल जाएगा। फिर भी यदि चाहते हैं ना सर हमको अब ये चाहिए, तो हम क्या बोले थे, पाठ खत्म होगा तो क्या करते हैं लोगों को, उसमें मिल जाएगा। तो किसी को यहाँ तक दिक्कत है, जल्दी से बोलिए लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अभी पढ़े विस्थापन अभिक्रिया, अब इसका कुछ एग्जाम्पल क्या देखेंगे लोग, एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान देंगे लोग। तो अब इसका कुछ पढ़ेंगे लोग उदाहरण। ठीक है, देखते हैं क्या लिखे हैं, उदाहरण। ठीक है, अब मान बहुत फेमस रिएक्शन लेते हैं लोग, आयरन का नाम सुने हैं लोग, ठोस अवस्था में है, कॉपर सल्फेट के विलयन डालते हैं, CuSO4। तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन डालेंगे तो क्या होगा, तब आपके यहाँ पे डिसीजन लेना होगा, क्या आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है? तो लिस्ट में देख लीजिए, तो देखो तो क्या आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी यहाँ पर अभिक्रिया होगी, यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया होगा। किसी दिक्कत, यानी आयरन जो है कॉपर को बाहर कर देगा, तो यहाँ पर आयरन आएगा, तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, क्या बनेगा, तो FeSO4, ये चूंकि बिलियन में है तो एक ही लिख देंगे। अब प्लस यहाँ से क्या होगा, कॉपर बाहर, तो Cu एक किस अवस्था में जाएगा, ठोस अवस्था में जाएगा। ठीक है, यदि थोड़ा सा कुछ और जानकारी लेना है तो बताते हैं आपको, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। अब कैसे बोल रहे हैं सर नीला होता है, तो कितने लोग नीला थोथा का नाम सुने हैं लोग, क्या नीला थोथा का नाम सुने हैं लोग? हाँ, नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट NCO4.5H2। अब देखिए ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, क्या होता है, ये सर जल है ठोस अवस्था में, इस हम लोग बोलते हैं रावा जल, क्या बोलते हैं, रावा जल या क्रिस्टलीकरण का जल। ठीक है, क्रिस्टलन का जल क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन, इस हम लोग बोलते हैं रावा जल। और ये किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, सॉलिड होता है। ठीक है, तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो किस रंग का होता है, नीला, इसलिए बोलते हैं नीला थोथा, क्या बोलते हैं। लेकिन जो आयरन सल्फेट का क्रिस्टल बोल रहे हैं, क्रिस्टल एंड ठोस अवस्था में, वो किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, हरा थोथा बोलते हैं। तो हरा थोथा सूत्र क्या होगा, FeSO4.7H2, क्या होता है,
और हीरावा जल ये भी किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में ही होता है। तो कभी एक सवाल आता है, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा। ठोस अवस्था में दिखाई देगा हरा। क्या दिखाई देगा? हरा। अब सर इसको पानी में घुल जाएगा? घुलेगा, क्योंकि एक तरह से लोअर है। तो जब इसको पानी में डालेंगे तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। कैसा हो जाएगा? तो FeSO4 इसके विलयन का रंग कैसा है? हरा। ऐसा रंग कैसा है? नीला। देखिए तो समझिए बढ़िया से, ध्यान से। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग था नीला, जैसे ही आयरन डाले तो कुछ देर बाद कैसा रंग हो गया? हरा। कैसा हो गया? हरा। तो वो सवाल आता है 2 नंबर का, क्या होता है जब आयरन के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है? ठीक है, तो इसको ऐसे ही पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, आयरन के कील को यानी लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? आंसर लिख सकते हैं, क्यों बदलता है? क्या लिखेंगे लोग? तो लोहा जो होता है, कॉपर क्या करता है? विस्थापित करता है, और तो उसका रंग बदल जाता है। कैसे बदलता है? तो पहले नीला था, बाद में क्या होता है? हरा होता है। समझ में रहा है ना? और अभी यदि कलर नहीं पता है तो वो चलेगा, लेकिन अभी हाँ ये एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल कितना समझ आ गया? क्या समझ में आया? पहला एग्जाम्पल समझ में आया? बताइए, आयरन को कॉपर से डालते ये बाहर कर दिया, आयरन को बाहर कर दिया ना, सॉरी कॉपर किसको बाहर किया है? कॉपर को, क्योंकि यहाँ आयरन क्या है? कॉपर से अधिक है। एग्जाम्पल नंबर क्या रहा? 1। संतुलित कर लेंगे लोग, Fe1 कॉपर 1, ये संतुलित है कि नहीं? देखिए तो अब तो यहाँ जो रिएक्शन लिखे हैं, तो यहाँ आयरन क्या है? यहाँ Fe क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? ये बात देखिए ध्यान से, यदि आपको ये नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना लिखना अनिवार्य है। कौन भाई? एग्जाम्पल में लिखना अनिवार्य है। कितना वो समझ में आ गया? चलिए पहला एग्जाम्पल कैसा, और एग्जाम्पल सोच सकते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। समझिए बात करते हैं, समझिए बात करें, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, पता है क्या रिएक्शन होगा? अवस्था पता है तो अवस्था जरूर लिखेंगे। क्या ये रिएक्शन होगा? सोचिए, रिएक्शन होगा। अब देखिए, जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, चेक कर लेंगे कैसे? कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। अच्छा अधिक नहीं दिखी तो बाहर कर लेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर? जिंक सल्फेट ZnSO4 अब प्लस क्या हो जाएगा? Fe बाहर, तो Fe बाहर हो गया। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। संतुलित कर लेंगे लोग, कर लेंगे संतुलित। Zn1 वहां पर 1, Fe1 सल्फेट आयन 1, संतुलित है कि नहीं है? अब तो इस रिएक्शन में क्या है? अच्छा ये अभिक्रिया क्यों हुआ है? क्योंकि जिंक आयरन से क्या है? अधिक क्रियाशील है। समझ रहे आप लोगों? चलिए तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ये लाइन। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान बात करते हैं मैग्नीशियम। किसी बात करते हैं? मैग्नीशियम ठोस अवस्था में, मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, तो क्या होगा? HCl। अब यहाँ रिएक्शन में क्या बनेगा बता सकता है? पहला बात क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है? कर सकता है ना? तो करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? क्या होता है बाबू? MgCl2। पढ़े थे मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये रहेगा विलयन में। अब प्लस यहाँ से क्या निकलेगा? H2, और H2 किस फॉर्म निकलेगा? गैस के फॉर्म निकलेगा। जी आप चाहे तो ऊपर एरो भी लिख सकते हैं। एरो, एरो माने क्या हुआ? गैस निकल रहा है। समझ में आए सभी लोगों? या Mg कितना? 1, यहाँ कितना है? 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1, वहाँ कितना है? 2, तो इसे 2 कर देंगे। Cl कितना है? 2, यहाँ Cl हो गया 2। संतुलित वगैरह नहीं बनेगा। फिर एक बार मिला लेंगे, Mg1 हाइड्रोजन 2 Cl2 तो दिक्कत किसी को? चलिए अब एक बात सुनिए सर, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयन में होता है क्या? जैसे ये ठोस है, ओके, और ये क्या है? जलीय विलयन में। तो क्या जलीय विलयन में ठोस डालेंगे तभी विस्थापन अभिक्रिया होगा? तो बता दें बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं, बहुत सारे विस्थापन अभिक्रिया ऐसा होता है ना, जिसमें दोनों का दोनों ठोस होता है। दोनों क्या होता है? ठोस, फिर भी विस्थापन अभिक्रिया होता है। कैसे? इसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ध्यान देना लो। ये भी आपको कौन पाठ में मिलेगा? तीसरा पाठ में मिलेगा। तो सर अभी इतना एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, कम से कम कितना एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए? 2। और एक और बात, ये खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं इसे अपने से सोच के। यहाँ कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लिए, अब बताइए इसी पर सोचिए, आयरन लिए हैं या जिंक ले लिए, पोटेशियम ले लिए, सोडियम ले ले, बहुत सारे एग्जाम्पल होगा नहीं होगा? तो खुद से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। बट यदि परीक्षा में तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तब लिखकर कम से कम कितना एग्जाम्पल लिखेंगे? 2 एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में रहा है? चलिए अब देखिए बोर्ड पर, हमने अभी कुछ देर पहले एक बात बोला कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, हालांकि अधिकांश विस्थापन अभिक्रिया किस में होता है? विलयन वाला में होता है। बट कुछ विस्थापन अभिक्रिया ऐसा है जिसमें क्या है? ठोस से रिएक्शन करता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे में एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए।
एल्यूमिनियम का नाम सुने हैं लोग? एल्यूमिनियम किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। इसको फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड इसको क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, देख पा रहे हैं सभी लोग? तो यह भी होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। तो जब इसकी अभिक्रिया इसे कराते हैं तो पता है क्या होता है? तो सोचिए क्या होगा, बताइए। क्या एल्यूमिनियम आयरन को बाहर कर सकता है? सोचिए तो। एल्यूमिनियम अधिक्रियाशील है ना, तो आयरन को बाहर निकाल लेते हैं, बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? तो क्या हो सूत्र एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3। ये क्या रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। अब प्लस आयरन बाहर निकाल देंगे Fe। लेकिन अब पता है यहाँ पर जो Fe बनता है ना, पता है इस अभिक्रिया में इतना ज्यादा ऊष्मा निकलता है, इतना ज्यादा गर्मी उत्पन्न होता है ना कि गल जाता है। गलना समझता है लोग? किस अवस्था में आता है? लिक्विड स्टेट में। अब लोहा गला हुआ है, लोहा क्या है? तो पता है इस गलित लोहा का उपयोग पता है क्या करते हैं? रेल की पटरियों की दरार भरने में करते हैं लोग। इसे इमेजिन कीजिए कहीं रेल का पटरी में दरार है, उसमें हमको लोहा भरना है, तो लोहा आएंगे डाल देंगे लोग, गलाएंगे तब डालेंगे लोग। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेल की पटरियों को दरार भरने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। समझा रहा है ना? तो बताइए विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है? बताइए यहाँ पे एल कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, तो 2 हो जाएगा, संतुलित करना पड़ेगा ना। Fe2 और वहाँ पे Fe कितना है? 1, तो कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। ऑक्सीजन परमाणु 3, यहाँ 3, क्या संतुलित होगी? देखिए तो है। अब बताइए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है? तो ये बात क्यों बताएं पता है? यदि कभी आपसे कोई बोले क्या विस्थापन अभिक्रिया सिर्फ विलयन वाला में होता है, तो क्या बोलेंगे? नहीं सर, ठोस वाला में भी होता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो दिक्कत? चलिए एक लास्ट सिचुएशन बताइए, सोच समझ के बताइए ध्यान से। इस समय हम ऐसा बोले Ag प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखिए क्या बनेगा, बताइए। तो क्या बनेगा? कॉपर को बाहर कर देगा? नहीं। क्या सिल्वर कॉपर से अधिक्रियाशील है? नहीं ना है, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं। क्या कोई उत्पाद बनेगा? तो क्यों? तो यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या है? Ag Cu से कम क्रियाशील है, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगा। कम क्रियाशील है। कितने को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो विस्थापन अभिक्रिया समझ आ गया? खुद से एग्जाम्पल लिख सकते हैं लोग। चलिए अब कोई मान बोले अभिक्रिया क्यों हो तो बता सकते हैं इसे कारण। तो ये रहा विस्थापन अभिक्रिया पूरा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्या पढ़ना हम लोग बाबू? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये रहा कितना नंबर? 4 नंबर। तो 4 नंबर हमें क्या पढ़ना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे कभी कभी उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया बोले या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोले, दोनों का मतलब आप क्या समझेंगे? सेम समझेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है जानेंगे लोग? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान माने क्या हुआ? एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश 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 होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो डैश डैश क्या है वही आपको याद रखना है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश 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 होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो शुरू वाला लास्ट वाला कॉमन है कि नहीं है? खाली एक लाइन जानना है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं। वियोजन में एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। इसी तरह एक लाइन आपको पता है तो परिभाषा पूरा कर सकते हैं लोग। चलिए क्या लिखा गया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने बोला वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करते हैं? अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, कहलाती है। तो अभिक्रिया जो स्त्रीलिंग इसलिए कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। समझा रहे लोग? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान देंगे। चलिए मान लीजिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम बात करते हैं किससे बात करते हैं? बेरियम क्लोराइड। क्या होगा? BaCl2, बेरियम क्लोराइड जली विलयन। ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट। इसे बात करते हैं सोडियम सल्फेट। क्या होगा? Na2SO4 विलयन। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? आप सोच भी सकते हैं क्या होगा। देखिए इसमें धनायन, इसमें धनायन।
अब एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा। क्या होगा? जैसे देखिए विस्थापन में क्या था, एक ही पदार्थ विस्थापित हुआ था ना, इसमें क्या होगा, दोनों में से एक एक विस्थापित होगा, समझ रहा है ना। तब तो यहाँ पर धनायन बेरियम है, इसको रिडाइन चाहिए तो इसका रिडाइन लगेगा, तो सल्फेट है, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। सोच सकते हैं लोग। चलिए अब प्लस सोडियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा? NaCl। कितना समझा गया? अब आपको सोचना है, ये पता नहीं जनरली अवक्षेप भी बनता है, क्या बनता है? और सोचिए इसमें कौन अवक्षेप हो सकता है? हाई तो सोडियम क्लोराइड नमक है, जल में घुल जाएगा, तो जल में घुल जाता है तो क्या होता है? AQ। अब बट हई वाला अवक्षेप, हई वाला क्या है? तो अवक्षेप के लिए हम क्या लिखते हैं लोग? एस लिखते हैं या नीचे एरो देते हैं, दोनों लिख देते हैं, तो दोनों लिखते हैं एस और नीचे क्या देते हैं? तो दिक्कत अब करेंगे संतुलित। यहाँ पर बेरियम कितना है? 1, यहाँ पर 1, यहाँ Cl 2 और यहाँ पर 1 है, तो क्या कर देंगे? इसे 2 कर देंगे। यहाँ सोडियम 2, यहाँ पर 2 हो गया, सल्फेट 1, क्या संतुलित हो गया? तो ये तो फिर से Ba1 Cl परमाणु 2, वहाँ पर 2 है, सोडियम परमाणु 2 और यहाँ पर 2 है, सल्फेट 1 है, तो सल्फेट है। कोई दिक्कत? ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। किसी को आपत्ति है तो बोलिए लो। कोई दिक्कत? कैसा और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं लोग? और भी एग्जाम्पल सोचिए लो, कैसा और एग्जाम्पल हो सकता है? अरे कोई भी दो कंपाउंड ले लो, तो अमाई सर आपको नहीं पता कि सर कौन अवक्षेप कौन क्या है, तो क्या करेंगे लोग? मान लेते बाई वैसे एग्जाम में सिचुएशन आ गया, हमको लिखना, हमको नहीं पता है सर कौन क्या है, तो क्या करेंगे? इसको लिखवे नहीं करेंगे, हई गायब, हई गायब, हई गायब। अब क्या नहीं लिख सकते हैं लोग से? एक बात की बात बता रहे हैं, लेकिन वो पता रहेगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं लोग? कोई भी दो आयनिक यौगिक ले लेंगे और क्या करेंगे? आदान प्रदान करा देंगे, बना देंगे। क्या बना सकते हैं लोग? कोई दिक्कत है तो बोलिए लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सूत्र? NaCl AQ अब प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होगा? AgNO3। बात नहीं करना, वो देखिए बोर्ड पर, ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे, बना सकते हैं लोग। तो बताइए सोडियम किसके साथ आएगा? सोडियम नाइट्रेट के साथ आएगा, तो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 अब प्लस सिल्वर क्लोराइड, तो क्या होगा? AgCl। क्या होगा? AgCl। ये किस फॉर्म में होता है? देखिए यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट घुल जाता है तो क्या होगा? AQ। और अवक्षेप बनाता है तो क्या लिखेंगे? S, नीचे एरो देंगे। कोई दिक्कत इसमें? क्या संतुलित है? देखिए तो है ना। अब चलिए आपके यहाँ पर दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ए सर क्या यह रिएक्शन में अवक्षेप बनना अनिवार्य है? तो बहुत सारे उभय विस्थापन यानी बहुत सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिनमें अवक्षेप नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है बाबू? अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। तो एक ऐसा विस्थापन अभिक्रिया बताइए, उभय विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप नहीं बनता। क्या सोच सकते हैं लोग? चलिए तीसरा लिखते हैं, ध्यान करो। मैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये भी विलयन है। अब तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा यहाँ पर? HOH माने जल और सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा ना, तो क्या बनेगा? NaCl। तो NaCl नमक होता है, पानी में क्या होता है? घुल जाता है। अब प्लस H2O किस अवस्था में है? लिक्विड स्टेट में है, तो L हो गया। अब देखिए इसमें कोई अवक्षेप बना नहीं बना, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा ही। तो कोई जरूरी अवक्षेप बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ जगह अवक्षेप बनता है। तो सुनिए, जिन अभिक्रियाओं में किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण, तो हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट पर लिख सकते हैं लोग, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका निर्माण होता है? अवक्षेप। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बताइए वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, बता सकते हैं? तो परिभाषा यहाँ से हो गया। इसका एग्जाम्पल कहाँ से लिखेंगे? कैसे एग्जाम्पल कहीं दिखाई दे रहा है? क्या इसमें अवक्षेप का निर्माण हुआ है? तो लिख देंगे। क्या इसमें निर्माण हुआ है? क्या इसका एग्जाम ये इसमें लिखेंगे? कहाँ नहीं लिखेंगे? इसमें अवक्षेप का निर्माण नहीं हुआ है। समझ में रहा है ना। तो ये भी सवाल कभी कभी 2 नंबर पूछा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो परिभाषा लिखकर 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अवक्षेप होता है क्या? अवक्षेप का रंग क्या होता है? कभी पीला होता है, कभी सफेद होता है। ठीक है, यानी अलग अलग कलर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अवक्षेप है क्या? तो अवक्षेप ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है।
एक जनरली ऐसा इसमें क्या होता है, तो 2 बिलियन मिला रहे हैं, 2 बिलियन, तो जब 2 बिलियन हम मिक्स कर रहे हैं ना, तो उसमें पता है क्या होता है, कोई पदार्थ उसमें से अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है। लगता है कि बिलियन से अलग हो गया, ठोस अवस्था में उसमें दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? तो अवक्षेप विलय है कि अविलय है? अविलय है। जैसे कि नमक क्या था? नमक विलय था, घुल गया, तो घुल गया तो विलयन में गया, नहीं घुला तो अलग हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो अवक्षेप एक प्रकार क्या है? अविलय लवण है। अवक्षेप एक प्रकार का अविलय लवण, ये लास्ट पॉइंट है ध्यान देंगे। तो अवक्षेप क्या है? अवक्षेप एक प्रकार का अविलय लवण है। अविलय लवण है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यदि परीक्षा में आता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, क्या करेंगे लोग? परिभाषा लिख दिए, उदाहरण लिख दिया, एक पॉइंट लिख दिए, आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा। कितने को समझा गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अविलय बोले हैं, क्या बोले? अविलय। कि इसको अघुलनशील बोल सकते हैं? उसका भी मतलब तो वही ना होता है। तो चलिए, होता है कंप्लीट। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े बाबू? विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या दोनों में कोई डाउट है? दोनों समझा गया है ना? कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं ना दिक्कत? चलिए होमवर्क लिखिए लो। बोले? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे, उदाहरण दे। कम से कम कितना एग्जाम्पल लिखना होगा? कम से कम 2 एग्जाम्पल। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल है, तो जितना एग्जाम्पल आता है उतना लिख देंगे। 5 क्या, तो 10 नहीं लिख सकता है लोग? अरे 10 लिख सकते हैं लोग ना, आराम से, जितना चाहे उतना लिख सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 लिखना है। ठीक है, अगला लिख लो, अगला क्वेश्चन लिख लो। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? हम बोले ना, उभय विस्थापन द्विविस्थापन एक है। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? लिखिए लो। चल, तीसरा क्वेश्चन लिखिए लो। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी क्या है? कितना सवाल हो गया? 3। 4 नंबर लिखिए लो। उन वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण दे। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक उदाहरण लिखें। लिखिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक उदाहरण लिखें। एक उदाहरण लिखें जिनमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लिख सकते हैं सभी लोग? कोई दिक्कत इसमें? उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक उदाहरण लिखें जिसमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लिख लिए लोग। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिए लोग। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से विपरीत है कैसे? संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से विपरीत है कैसे?